नाउ टुडे वी स्टार्ट बिल्कुल जीरो से। कहाँ से? जीरो। और जीरो, मेरा जीरो थोड़ा सर्कल में नहीं है, ओवल एग टाइप में हो गया है, उसे फोकस करने की जरूरत नहीं है। जीरो का मतलब ये कि बहुत सी चीजें हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। कि हमें ये आ गया तो हमें स्पीकिंग आ गई, अगर हमें ये आ गया तो हम सेंटेंस मेक कर लेंगे, अगर हमें ये आ गया तो हम सारे कोई भी सेंटेंस होगा कि आई वांट टू से समथिंग, अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं पहले फर्स्टली ये फाइंड करूँगी सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट है। नहीं, हम क्या करेंगे, जनरली उसे पहले सीखेंगे। हमें जीरो लेवल नहीं आता इसलिए हम इन पे भी अटक जाते हैं। तो आज जीरो से, जैसे हिंदी में हमने पढ़ा वर्णमाला और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं अल्फाबेट। हिंदी में हमने पढ़े 52 और इंग्लिश में हमने पढ़े 26। यही होते हैं जिसको हम हिंदी में हम स्वर और व्यंजन में डिवाइड कर देते हैं। किसमें? स्वर और व्यंजन में। उसी तरीके से हम इंग्लिश में डिवाइड करते हैं वर्ब यानी वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में। कोई दिक्कत? वोवल साउंड में भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है सेमी वोवल, ठीक है, और वोवल हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ और यू, जिसे हमें शुरू से हमारी टीचर पढ़ाती है कि अगर ये आते हैं तो हम उसमें एन लगा देते हैं, ठीक है, अगर ये साउंड आते हैं तो हम उसमें ए लगा देते हैं। यही पढ़ते हुए आते हैं और जब हम आगे जाते हैं तो अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं कि इन लेटर के अकॉर्डिंग ही हमें वहां पे पुट नहीं करना होता, वी फोकस ऑन अ साउंड। साउंड से मतलब हम कैसे बात करें कि अगर ए टू जेड की बात करें, कितने हैं हमारे? 26। साउंड में अ, ब, क, ड और ई को क्या बोलते हैं? ई साउंड में लेंगे। इस तरीके ये जो लेटर्स, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारे वॉवल साउंड होते हैं जिसमें हम एन लगा के चलते हैं, लेकिन जब हम अपनी नॉलेज को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम साउंड का वर्क करते हैं, ना कि लेटर के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। उसी तरीके से हमारा वहां पे फिर वर्ड आता है यूनिवर्सिटी और नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अम्ब्रेला। अगर ऐसा होता कि मुझे यू को देख के ही वहां पे पुट करना है तो मैं यहाँ पे भी एंड ही पुट कर देती, क्या ये सही होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें इस लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट नहीं करना था, हमें किसके अकॉर्डिंग करना था? साउंड, जो कि यहाँ पे साउंड आ रही है और यहाँ पे साउंड आ रहा है अ, और हम अ से लेकर अंग तक यानी बड़ी अंग तक जो साउंड आते हैं उसमें हम क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। और क से लेकर व्य, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, उसकी साउंड में हम क्या लगाते हैं? अ। क्लियर? अब इन्हें बोलते कैसे हैं? इन्हें बोलते कैसे हैं? जो साउंड हमारे हलक से निकलते हैं यानी गले से निकलते हैं यानी थॉट से साउंड देते हैं, जैसे अ, कहाँ से बोला? आपने टंग से बोला? नहीं। ओ से बोला यानी होठों से बोला? लिप से, ऐप से बोला? नहीं। जैसे हम कहाँ से बोल रहे हैं? थॉट से। बोलो और फिर फील करो। अ का साउंड कहाँ से है? अ, यहाँ से बोला हमने ये साउंड। ई, आई, ओ, यू। अब इन वर्डों को, अब जब आप इन वर्डों में ए और एन कहीं पर पुट करने जा रहे हैं तो पहले उस वर्ड को बोलो। स्पीक एंड देन राइट। स्पीक एंड देन राइट। तो उसका साउंड क्या है? तो वी वर्क ऑन अ साउंड नॉट टू लेटर। हम किस पर वर्क करते हैं? साउंड पर, ना कि लेटर पर। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने पढ़ा कि अल्फाबेट हमारे 26 होते हैं और उन अल्फाबेट को ही हम लेटर कहते हैं। कब? जब उसका सीक्वेंस नहीं होता। अल्फाबेट जैसे लाइक टाइप नर्सरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, PP3 से पढ़ना करते हैं, कैसे? A to G।
और लेटर की बात करते हैं यहाँ पर, नॉट टू नीड एनी सीक्वेंस, वहां पे कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी सीरीज नहीं होती, कोई भी लेटर हो सकता है, सी, बी या जी या जे। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि क का साउंड किससे है? टंग से, विद द हेल्प ऑफ टंग, विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ थ्रोट। कहाँ से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं, ओस से बोलते हैं, या जीवा से बोलते हैं। ठीक है, ये दंतों से बोलते हैं, टीथ की हेल्प से भी बोलते हैं हम वर्डों को। तो मुझे बताना है क का साउंड कहाँ से जाएगा। क, अगर कोई वर्ड आ गया कैट, कैट का वर्ड क्या है? क, और क में मैं क्या पुट करती हूँ? क्या? ये एन, आई करती हूँ ना। क्लियर? अब यहाँ इस लेटर को क्रॉस करते हुए हम पढ़ते हैं वर्ड पर। ठीक है, वर्ड क्या होता है? व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। हाउ? कैसे? तो इसे थोड़ा ब्रेक कर देते हैं कि मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ लेटर, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर ही हो जाएगा यदि इसमें कॉमा को यहाँ से रिमूव कर देते हो। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। बट ये आप में अगर पूछो इट इज अ वर्ड, नो इट इज अ वर्ड, नो इट इज नॉट अ वर्ड, बिकॉज इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसने कोई सेंस ही नहीं निकाला, क्योंकि कोई सेंटेंस प्रॉपर ही नहीं किया। कैसे प्रॉपर कैसे करेंगे? सी, ए और टी, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कमल, तीन वर्डों को मिलाकर कमल वर्ड बना दिया, उसी तरीके से इन लेटर्स को मिलाकर मैंने एक वर्ड बनाया जिसका सेंस आकर कैट, और कैट को सभी जानते हैं कि कैट मीन्स बिल्ली होती है। उसी तरीके से डी प्लस ओ प्लस जी, और इसको मैंने बना दिया डॉग। तो मीन कि वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called a word। इसको मैंने क्या कह दिया? वर्ड कह दिया। अब वर्ड से आगे हम चलते हैं सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है हमारा? सेंटेंस को हम बोलते हैं जो हम बात करते हैं, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जो हम अपने आइडिया देते हैं, जो हम अपने विचार देते हैं, जो अपनी थिंकिंग बताते हैं, वो सारी चीजें क्या है? सेंटेंस। वो क्या है? एक वाक्य। सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोल के चलते हैं? वाक्य। अब कैसे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो हमने यहाँ पे पढ़े। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब वही फिर बात रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड लिखे हुए हैं, बट इज इट अ सेंस? सेंटेंस में है क्या? सेंस है क्या इसका? इज इट अ सेंस? हैविंग एनी सेंस? नो सेंस, क्योंकि यहाँ पे बता दिया एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, इस तरीके से बता दिया। लेकिन अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ, क्या पढ़ा हमने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शर्त क्या है इसकी? मेक्स कंप्लीट सेंस, मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है। कैसे? अब मैंने कहा मैं किसी से बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग विद यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना। आई एम टीच यू, मैं तुम्हें, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैं किसी से बात कर रही हूँ, इट मीन मैं अपने व्यू को तुम तक पहुंचा रही हूँ, वो क्या है? एक सेंटेंस है। मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, वो क्या है? एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस का क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या है? सेंटेंस कैसे हुआ? सेंटेंस कैसे हुआ? फर्स्टली आई, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या काम कर रही हूँ? टॉट, मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू। ये हमारा क्या है? यहाँ पे हमें सब्जेक्ट भी दे दिया, वर्ब भी दे दिया, और क्या दे दिया? ऑब्जेक्ट भी दे दिया, यानी कंप्लीट सेंस हो गया। अगर मैं इसे करती टॉट आई यू, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, लेकिन कोई सेंटेंस का क्या नहीं होता? सेंस नहीं होता, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। डन। अब हम इससे आगे चलते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ लेते हैं, काइंड्स क्या होते हैं।
बहुत इजीली कि सेंटेंस फर्स्ट मैंने कोई बात कही, मेरी बात तुम तक चली गई, असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई थॉट, एनी आइडिया या मेरी कोई बात या मेरी कोई थिंक या मेरा कोई ओपिनियन, ठीक है, ये कोई भी बात है मैंने किसी तक कही, ये 2 पार्ट्स में होता है। कैसे कि यदि मैंने वो काम कर लिया तो वो पॉजिटिव हो गया और यदि वो मैंने काम नहीं किया तो वो नेगेटिव हो गया। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कैसे कि अगर मैंने कोई पार्ट किया है, अगर मैंने कोई काम किया है तो आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरा वर्क क्या है, मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती तो आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाती हूँ, सिंपल। तो इसके भी 2 पार्ट है, एक तो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। डन। अफर्मेटिव में मैंने काम किया और नेगेटिव में मैंने काम नहीं किया। किसका पार्ट हो गया, असर्टिव सेंटेंस का, यानी कि कोई सेंटेंस है जिसको या तो मैं काम करती हूँ या मैं काम नहीं करती हूँ। समझ में आ गया, मैंने काम किया और मैंने नहीं किया, तो पार्ट किसका है, असर्टिव। कौन सा, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछक, यानी प्रश्न सूचक या प्रश्न पूछक। प्रश्न सूचक यानी प्रश्न का इंडिकेट, सूचक यानी ये मार्क जो दे दिया, ये प्रश्न सूचक। और मैं इसे पूछक बोलूंगी, प्रश्न पूछक यानी पूछेगा कोई कि डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया, तो ये मैंने पूछा। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। आर यू ईटिंग फूड, क्या तुमने खाना खाया। तो यानी मैंने पूछा, मैंने सेंटेंस को पुट अप किया। जब हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट मीन्स करने का मतलब क्या है कि आई वांट टू नो कि यू डिड इट और नॉट, यानी आई वांट टू कंफर्म दैट, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। तुम लोग घर पे पढ़ते हो क्या, इतने दिन की छुट्टी दे दी तुम्हें, सर्दी बहुत पड़ रही थी, पढ़े के घर पे पढ़े, तो मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि व्हाट डिड यू डू, आपने घर पे क्या किया, आपने घर पे क्या किया। तो जस्ट आई वांट टू नो अबाउट दैट, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, मैं इंटेरोगेट। अब कोई रास्ते में कोई केस हो जाता है और पुलिस किसी को उठा के थाने में बिठा देती है, तो उसे क्या करेगी, जस्ट इंटेरोगेट करेगी, उससे पूछेगी, जांच पड़ताल करेगी, तुमने चोरी कैसे की, तुम्हें कुछ मिला या नहीं मिला, मुझे कुछ हिस्सा दोगे या नहीं दोगे, नहीं दोगे तो बताओ कैसे की, है ना, हिस्से वाली बात को हटा दो। अभी इसमें क्या हुआ, फिर जनरली हमने कोई चीज ली और फिर पूछी, तो इंटेरोगेट करने का मतलब है कि हम जब किसी से कोई चीज पूछते हैं, तो अब हमें प्रश्न सूचक को क्या बोलेंगे, प्रश्न पूछक, यानी कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें प्रश्न को पूछा जाता है। कैसे कि सेंटेंस को जहां पे मैं बोलूं आर यू गोइंग टू, जहां पे आप जाना चाहते हो वो ऐड कर लो जो आपकी फेवरेट प्लेस है, ठीक है। आर यू डांसिंग, अगर कोई सॉन्ग पसंद हो तो इनमें ही मार्क जो है ना, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमेशा जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें आप पीछे मार्क हमेशा दिया होता है, तो उसमें किसी भी तरीके की किसी भी टेंशन को लेना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, सुना ही होगा, कुछ अजीब सा नाम है ना, एक्सक्लेमेटरी। मैं टिक कर ली एक्स को लेके, तो ये क्या होता है, सडन एक्ट, सडन। और यार सौ का नोट मिल गया मुझे तो रास्ते में, शॉक्ड हो गए, है ना, शॉक्ड हो गए, पैसे मिल गए रास्ते में, तो कैसे, अरे मुझे तो पैसे, तो वो साउंड जो अचानक से माइंड से निकलते हैं, अचानक से जो हम रिएक्शन लेते हैं,
अगर आते आते किसी को कल अभी तुम जस्ट उससे दुकान पे ही मिले थे और दुकान पे जाते जाते अभी देखो अभी तो मुझे अभी मिला तो कैसे मर गया, तो वो वाला सेंस है ना। एक ये कि इंडिया जीतने वाली नहीं थी लेकिन वो जीत गई, तो हम फिर बहुत खुश हो जाएंगे और फिर प्रे कर रहे होंगे। तो सडन एक्ट जो हमारी सडनली फीलिंग आती है, फीलिंग होती है हमारी, सडन एक्ट होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, विस्मय बोधक, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक। समझ में आई, समझ में आया। और इसका एक मार्क होता है अलास, हुर्रे, यानी आ ओ आउच, ये वर्ड तो लड़कियां बहुत बोलती है ना, ये तो इसके साथ कौन सा मार्क आता है, ये मार्क। डन, समझ में आ गया, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस, पढ़ा ही होगा होगा है ना, ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के ही चलते हैं। राइटिंग पे फोकस मत करना बस, मेरी राइटिंग में थोड़ी सुंदर सी है तो इसलिए मैं कहीं चल जाए। एक तो क्या बोलते हैं, जैसे ये वाली काम ना हमारे टीचर बहुत अच्छा करते हैं, एडवाइस देने का काम, पेरेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, है ना, एडवाइस देते हैं, या हमारे बड़े भाई बहन छोटे भी दे देते हैं आजकल, तो पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, पढ़ लो नहीं तो कुछ। तो ये एडवाइस कौन देता है, सलाह देते हैं, ऑर्डर भी बहुत देते हैं, है ना, गेट आउट, गेट आउट माई क्लास बोल देते हैं, तो ऑर्डर दे दिया, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी, रिक्वेस्ट कर दो, ऑर्डर दे दो, या ऑर्डर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञा, आज्ञा, ऑर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, है ना, जंप, कहाँ पर, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पे जंप करनी है। तो जब कहीं पे हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव। और लास्ट के बारे में बात करें, एक और सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ब्लेसिंग करते हैं, ब्लेस करते हैं किसी को, इम्परेटिव सेंटेंस। अब कंफ्यूजन कर लो थोड़ा सा कि ये सेंटेंस जो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि किस सेंटेंस में हम ब्लेस करते हैं और किस सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हमने पढ़े थे अभी, तो जीरो से ही तो स्टार्ट की। तो इन दोनों सेंटेंस में किस में हम रिक्वेस्ट देते हैं, मे, मे आई, मे कमिंग, मे गॉड ब्लेस यू, मे लिव लॉन्ग, बोलते ना, ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं, ये आपका वर्क है, ये मैंने दोनों ही बताए कि एक में हम क्या करते हैं। अब इन सेंटेंसों के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, ठीक है। इन सेंटेंस में हम ब्लेसिंग करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं तो ब्लेसिंग का मतलब ये आशीर्वाद देते हैं, श्राप देते हैं, है ना, गो टू हेल्थ, तो वो क्या है, श्राप देने जैसा। ये है हमारे सेंटेंस के पार्ट, ये टोटल क्या थे हमारे सेंटेंस के काइंड। हमने क्या, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की, अल्फाबेट से, अल्फाबेट के बाद हम किस पे आए, लेटर्स पर। व्हाट इज द लेटर, लेटर हमारे क्या होते हैं कि इनकी कोई सीरीज नहीं होती, इसमें कुछ भी हो सकता है। वर्ड हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेकिन विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स द कंप्लीट सेंस। और उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस के काइंड में सेंटेंस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारे दो पार्ट थे, एक था पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के बाद हमने क्या पढ़ा, इंटेरोगेटिव के बाद और फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी के बाद इम्परेटिव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये हमारे क्या है, सेंटेंस के काइंड है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात, ये तो हमने काइंड पढ़े, ठीक है, जनरली लाइटली लाइटली मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं सेंटेंस पर, हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड हाउ टू यूज इन अ स्पीकिंग लैंग्वेज।
ठीक है, हाउ टू वर्ड टू से एनीथिंग टू अनदर वन, हम कैसे इन वर्डों को लेंगे। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस, अभी सेंटेंस क्लियर किया, सेंटेंस के बाद अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। किसकी? सब्जेक्ट। अब लोग क्या समझते हैं सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर बोलते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर बोल देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने नॉर्मल सब्जेक्ट को पढ़ लिया, डूअर, है ना, कि जैसे डूअर में हमारे क्या हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई थिंग हो गई, कोई प्लेस हो गया, कुछ भी हो गया जिसके बारे में बोल दिया वो सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? मैंने कहा आई एम हियर, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? आई। ये क्लियर समझ, मतलब ये नॉर्मल सी बात होगी। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, से समथिंग, अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए और वहां पर वर्क करने वाला पर्सन कौन है? वो हमारा सब्जेक्ट होता है। कौन होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में एक और पार्ट होता है, वो होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट, जब हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर दो, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले पहले वर्ड को फाइंड कर लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना। और फिर अगर इसमें थोड़ा सा ज्यादा सेंटेंस बड़ा करके दे दिया, बिग सेंटेंस दिखाई दे रहा है, लॉन्ग सेंटेंस दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें केवल वर्ड की पहला वर्ड जो होता है जिसके इसी के बारे में बोला जा रहा है और यही हमारा सब्जेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और एक सेंटेंस का भी हो सकता है। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है और एक सेंटेंस का हो सकता है। जैसे दिस न्यू बुक I took from the library, है ना। इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये आगे की तो बात कर दी, तो यहाँ पे है दिस न्यू बुक आई टुक फ्रॉम, कहाँ से? लाइब्रेरी से लिए। तो ये जो नई बुक जो उसने ली है ना, वो कहाँ से ली है ना, कहाँ से ली है? लाइब्रेरी से। पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब ये क्या? दैट बिग कैट इज वेरी डेंजरस, यानी ये जो बिग कैट है, द बिग कैट, तो इसमें से हम कैट को ही थोड़ी ना अंडरलाइन करेंगे। द बिग कैट इज ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल, जो बिग कैट है वो बहुत सुंदर है। व्हाट इज द सब्जेक्ट? व्हाट इज द सब्जेक्ट? दैट बिग कैट। ओवरऑल, ये नहीं कि एक ही वर्ड को उठाया कि कैट को उठा लिया, दैट को कहाँ रखे, बिग को कहाँ रखे, इस थिंग को कहाँ रखे, कि अगली को कहाँ रखे। ठीक है, तो एक में जब हम एक सेंटेंस एक वर्ड के बारे में बात करते हैं तो उसे तो नॉर्मल सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन जब हम कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं और वो जो सब्जेक्ट होता है वो 3, 4 या 5 लेटर से मिलके बना हो, तो उसे हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए। डन? समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आता है हमारा, अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था ना, वो भी कहीं घूमने चला गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को भी हटा दिया हमने, सब्जेक्ट के बारे में बात की थी ना, और इसके बाद अभी अपने शुरू से ही पढ़ते थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। प्रेडिकेट को क्या होता है कि आफ्टर द सब्जेक्ट जो भी दिया होता है वो सब प्रेडिकेट होता है। ऐसे ही पढ़ते हैं। तो अभी हमने सब्जेक्ट को लॉन्ग में भी पढ़ा, इसलिए क्योंकि तुम्हें याद रहे कि आफ्टर द वर्ब, इसमें अब इसके बाद जो भी वर्ब यहाँ पे मेंशन कर दी जाए वो सारी क्या होगी? प्रेडिकेट पार्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म होता है, यानी काम। आई ने क्या किया? पढ़ाया। आई ने क्या किया? मारा। आई ने क्या किया? बुक परचेज की। आई ने क्या किया? खाना खाया। अब जो काम मैंने किया उसका फर्क किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पर। जो काम मैंने किया उसका फर्क किस पे पड़ा? ऑब्जेक्ट पर। वो ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने पिज्जा खाया,
ठीक है, पिज्जा मैंने खाया तो उस खाने का जो फर्क पड़ा वो किस पे पड़ा, पिज्जा पे पड़ा। कि अगर आप तो ये मुझे खा लेगी, अब तो ये मुझे कर लेगी, और मैं कितना टेस्टी लग रहा हूँ, मैं कितना लुक लाइक डिलीजियस लग रहा हूँ ऐसा। तो उसमें क्या हो गया, वो जो पिज्जा था ना, वो उसका फर्क क्या हुआ, वो मेरे पेट के अंदर चला गया। तो किस पे फर्क पड़ा आएगा, पिज्जे पर। मैंने पेन से लिखा, किससे लिखा, पेन से लिखा, और लिखने पे फर्क किसका पड़ा, पेन का। इंक किसकी खत्म हुई, पेन की। ठीक है, लिखने का तरीका किसका था, मेरा था, मैं तो उसमें सब्जेक्ट हो गई, और लिखने वाला कौन था, मैं थी। और किससे लिखा था मैंने, विद द हेल्प ऑफ पेन। और राइट हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। डन आ गई, समझ में आ गई। मैंने पानी पिया, पानी में फर्क पड़ा कि पानी मैंने पी लिया तो वो कहाँ गया, पेट के अंदर। अब वो स्वेट बन के हमारे शरीर से, बॉडी से बाहर निकल रहा है ना। यही होता है ना। फिर जस्ट अभी थोड़ी देर में बोलेंगे मैम मैं आई गो टू वॉशरूम, है ना, तो भी वाटर निकल रहा है, तो वो उसका फर्क क्या पड़ा, मेरी बॉडी के अंदर। तो जो चीज मैंने की उसका फर्क पड़ता है किस पर, ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, समझ में आई। मैंने नोटबुक में लिखा, कहाँ पे लिखा, नोटबुक में लिखा। लिखना तो राइट हो गया, लेकिन नोटबुक तो भर गई। वो नोटबुक में मैंने जो लिखा है वो सारा काम किस में लिख गया, नोटबुक में। तो नोटबुक फिल हो गई, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पर फर्क पड़ना, ऑब्जेक्ट पर फर्क पड़ना, यानी सारा जो फर्क किस पर, असर जो जाएगा वो किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पे जाएगा। अब ये भी हमारे टू पार्ट्स होते हैं, ये हमारे टू पार्ट की मैं डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा होता है एक तो डायरेक्ट, और दूसरा हम होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला आई राइट अ बुक, मैंने क्या लिखी, बुक लिखी। तो मेरे लिखने का फर्क किस पे पड़ा, बुक पर। और मैंने लिखने का इतना बड़ा फर्क कर दिया कि एक मोटी सी बुक बना के तैयार कर दी कि आप पढ़ लो इसको। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, बुक। तो बुक जो है वो वहां पे आई राइट बुक, मैं बुक लिखती हूँ, मैं मतलब एक किताब लिखती हूँ, लिख रही हूँ अभी। क्या मैंने लिख दी, तो आई रॉट अ बुक, मैंने एक बुक लिखी। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये सबको पता चल गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, इन जहाँ पे लगा जाता है, इन लगा देते हैं, डिस लगा देते हैं, तो नेगेटिव हो जाता है। एम डिस ये हमने पढ़े हैं ना, ये हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब क्या, अप्रत्यक्ष। जैसे आई टीच यू इंग्लिश। अब मेरा फर्क किस पे पड़ रहा है, पढ़ाने का, इंग्लिश पर। इंग्लिश बेचारी परेशान हो गई, कितना पढ़ाएगी, मेरी सारी बुक खाली कर देगी, जितनी बुक है वो सब खत्म हो जाएगी, क्या ही करूं। तो इसके ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क किस पर पड़ेगा, यू पर पड़ेगा। किस पर, ये हाइट रहता है, जैसे मी यू हिम, ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। इस जब हम एक्टिव ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पर हम इस इंग्लिश से भी सेंटेंस को मेक कर सकते हैं और यू से भी सेंटेंस को मेक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने एक सेंटेंस दिया कि यही सेंटेंस है, अ बुक was written by me. What is the subject? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, बताओ मुझे, सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, कोई बताओ। हाँ, मी, क्या है, मी। क्यों, क्यों जरूरी नहीं है सब्जेक्ट हमेशा आगे ही होता है, सब्जेक्ट पीछे भी होता है। क्योंकि बुक लिखी गई है ना, तो बुक अपने आप थोड़ी ना लिखी, किसने लिखी, मैंने लिखी। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, मोर देन 3 लेटर्स भी होता है, एक मेक सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस के लिए।
रोटी एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, सॉरी ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर बोथ सब्जेक्ट है या ब्रेड ही सब्जेक्ट है या बटर ही सब्जेक्ट है? दोनों है ना, दोनों है ना। एंड से भी अगर हमने उसने जोड़ दिया तो वो भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डन, समझ में आ गई? डन, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब आगे नेक्स्ट प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? व्हाट इज ए प्रेडिकेट? प्रेडिकेट हम हिंदी में विधेय बोलते हैं जिसको, और उद्देश्य जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। ठीक है, जैसे कर्ता बोलते हैं। उद्देश्य और विधेय ये सेंटेंस को यानी वाक्य को बना के चलते हैं। हिंदी में जैसे बोलते हैं जिन वाक्यों के अर्थ से एक सार्थक अर्थ निकलता है उसको वाक्य, जिन शब्दों के समूह से एक सार्थक अर्थ निकलता है उसको वाक्य बोला जाता है। ऐसे ही अ वर्ड ऑफ a group of word which makes a complete sentence is called a sentence। इसी तरीके से पढ़ा होगा ना, तो उसी को हमने डिवाइड किया सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट के बाद में हम जस्ट पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो जैसे अब मैंने यहाँ कहा कि व्हाट इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस, तो आफ्टर द कैट ऑल पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, लेकिन ये प्रेडिकेट ये तो एक सिंपल प्रेडिकेट हो गया। सिंपल के बाद ही कंपाउंड भी होता है। कंपाउंड कब होता है? कि इसके बाद भी कोई सेंटेंस यहाँ पे ऐड करके लिख दिया जाए। तो एक और दो सेंटेंस के एडिंग करने पर भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दैट दैट बिग कैट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड, क्या लिखूं? ब्यूटीफुल एंड डेंजर, तो सुंदर होने के साथ खतरनाक भी है, तो उससे ज्यादा मत खेलो, पंजे वंजे मार दे। तो एंड के साथ भी सेंटेंस ऐड हो सकता है, शी के साथ भी, ही के साथ भी, इट के साथ भी, और जब उन सेंटेंस को ऐड कर देते हैं तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाते हैं। प्रेडिकेट का भाग क्या होता है? आफ्टर द सब्जेक्ट। आफ्टर द सब्जेक्ट जो पार्ट होता है वो ओवरऑल पार्ट हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब कल पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ओके, से स्टार्ट के लेटर्स, letters before alphabet, after letter, then word, then sentence, sentence kind, और kind के बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर किया था। यस और नो? तो उससे जस्ट नेक्स्ट में क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, कि यदि कोई आपके पास आता है और आने के बाद उससे आपसे टैली करने की जरूरत नहीं है, वो केवल आपको देखे और जस्ट आंसर कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? या फिर व्हाट आई डू, है ना, कि मैंने क्या करना है। या यहाँ पर एक तो होता है फॉर्म कि कोई भी आपसे आके पूछे, एक तो वो फॉर्म होता है, और सेकंड अनदर वन कि मेरी बॉडी की हेल्प से कोई एक्शन डन कर देता है। विद द हेल्प ऑफ माई हैंड आई स्लैप यू, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माई लेग्स आई किक यू, है ना। विद द हेल्प ऑफ माई बॉडी आई डांस यू, है ना। तो मीन बॉडी एक्शन, और विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई टेक अ पेंसिल एंड आई राइट समथिंग देयर। तो मीन क्या, वहां पे मैंने कुछ लिखा, कोई आया और वो मुझे लिखते हुए देखता है तो क्या कहेगा? आई एम राइटिंग। देन अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्या है? एक्सप्लेन समथिंग। मैं आपको इस समय कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं आई एम टीचिंग, और आप पढ़ रहे हैं तो यू आर स्टडिंग या रीडिंग, या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई टेक अ बुक एंड रीड लाउडली, और पढ़ना स्टार्ट करें तो कोई देख के क्या करेगा कि मैं क्या कर रही हूँ? बुक की रीडिंग कर रही हूँ, एंड देन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। या फिर मैं गाना गा रही हूँ, मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, बहुत मेलोडी मतलब सॉन्ग में गा रही हूँ और बहुत स्वीट सी आवाज निकल रही है, तो कोई सुन के क्या करेगा कि गाना गा रही है ना। अगर मैं फाइट कर रही हूँ तो वो भी समझ में आएगा, मैं किसी को पंच लगा रही तो वही मीन। अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ जिससे देख कर पता है मेरी बॉडी की हेल्प से कोई काम किया गया, वो क्या होता है? वर्ब होती है। क्या होता है? वर्ब होता है। अब वर्ब हमें लर्न नहीं होती, वर्ब क्या नहीं होती? लर्न नहीं होती। वर्ब हमारी कितनी होती है? फर्स्ट फॉर्म,
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। टेंस आपको आते हैं, टेंसेस में क्लियर हो गया कि कहाँ पर कौन सी टेंस में किस वर्ब का यूज किया जाता है, बट लर्न नहीं होती। तो एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है, जिसको हम पास्ट का नाम देते हैं, इसका पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यही है पूरी टेंस, जितना भी टेंस है, ठीक है। अ ग्रीडी डॉग पास्ट स्टोरी, द ग्रेप्स, A lion and mouse past story, ट्रस्टी क्रो पास्ट स्टोरी, पास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जूलियस सीजर या किसी लीडर के बारे में बात करेंगे तो पास्ट है। मीन पास्ट के बारे में बात करेंगे तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। ज्यादातर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ज्यादातर हम प्रेजेंट में जीते तो प्रेजेंट की बात करते हैं। तो इसे हम लगाते कहाँ पे, केवल पॉजिटिव टेंस में, ओनली पॉजिटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ओनली ऑन पास्ट की पॉजिटिव टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ओनली पॉजिटिव यानी आई वेंट, मैं गई। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव होकर तभी लगाई जाएगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए मैंने बोला ही नहीं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए बोला क्या, अगर सेंटेंस में नहीं गई तो आई डिड नॉट वेंट नहीं बोलूंगी मैं, आई डिड नॉट गो। तो यानी वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई नहीं आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर लगानी है, ओनली जहां पर काम होगा, पास्ट में जहां पर काम होगा वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब और ये है हमारी थर्ड फॉर्म, ये है फर्स्ट फॉर्म। मैंने इससे प्रीवियस पहले बताया था, डिक्शनरी में जितने भी वर्ड दिए होते हैं वो सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। सारे किस में होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। डन। डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होंगे वो किस में होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होंगे। डन। अब हमें ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है, यहाँ पर जो वर्ड आपको मैंने लिख दिए हैं, जो वर्ब आपको दे रखी हैं, जो वर्ड हैं वो जो वर्ब का काम कर रहे हैं, उनको दो काइंड होते हैं। एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, रेगुलर वर्ब हमारी वो होती हैं जिसमें हम ईडी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईडी। जैसे अग्री, एग्रीड और एग्री, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। नेक्स्ट अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, कौन सी वर्ब हो गई, रेगुलर वर्ब हो गई। रेगुलर वर्ब जो होंगी वो हमारी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड है, जितने भी वोकैब में जितनी भी वर्ब है, यानी कि अगर उसमें से 97% वर्ब हमारी ऐसी होती है जिसमें हम ईडी लगाकर उसे बनाते हैं, जिसमें केवल ईडी ही लगाई जाती है। एब्यूज, एब्यूज और फिर थर्ड फॉर्म भी सेम। सेकंड फॉर्म सेम तो थर्ड फॉर्म का तो काम ही हो गया, है ना। तो रेगुलर वर्ब कौन सी होगी, जिसमें ईडी लगाएंगे। कितना परसेंट, 97% वर्ब में ईडी लगता है। कितना परसेंट, 97। तो कितनी परसेंट रह गई, 3%। एक्सेप्ट और ईडी लगाए एक्सेप्टेड और फिर ईडी लगाए एक्सेप्टेड। तो डन हो गई। समझ में आई बात। क्या बोला मैंने, आस्क पूछा, मैंने आस्क पूछा, आस्क पूछा, आस्क पूछता है तो ईडी लगा दी। तो ये क्या हो गई, रेगुलर वर्ब। इजी हो गई, इजी हो गया लर्न करना। अब हम क्या है, मैंने किसी को मारा, मैंने किसी को मारा, जान से मार दिया मैंने उसको, तो आई किल्ड, किल को ईडी लगा दिया। मुझे पता नहीं है सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैंने ईडी लगा दिया, किल हो गया, किल को ईडी लगाया, किल्ड हो गया। तो डन हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, रेगुलर हो गई। कौन सी हो गई,
रेगुलर। हमारी एक बात क्लियर माइंड में फिक्स हो गई कि टेंस में जितनी भी वर्ब होती हैं, टेंस में जितनी भी वर्ब लगती हैं, उसमें से एक टेंस हमारा पास्ट है, और पास्ट की अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हमें केवल ये वर्ब लगानी, और तो किसी में लगानी ही नहीं है, और तो किसी में लगानी नहीं है। इसमें इजारत नहीं आएगी, इसमें वॉजवर्ड नहीं आएगा, इसमें हैजब नहीं आएगा। यानी इसमें मेन वर्ब का काम कौन करेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म करेगी। कौन सी वर्ब की? सेकंड फॉर्म। तो 12 जो हमारे 3 टेंस है उनके 12 काइंड्स हैं, और 12 काइंड्स में से केवल एक टेंस ऐसा है जिसका भी एक पार्ट ऐसा है जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब नेक्स्ट, तो जो 3% हमारी जो वर्ब रहेगी उनको तो हम लर्न कर सकते हैं ना, लर्न कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन, जहां पर आई आता है, कहीं लॉजिक लगा देते हैं, जहां पर आई आता है जैसे सिंग है तो सेकंड फॉर्म में ई लगाते हैं, थर्ड फॉर्म में यू लगाते हैं। समझ में एक बात? अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आ रहा है तो सेकंड फॉर्म में ई करेंगे, थर्ड फॉर्म में यू करेंगे। सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आई आ गया, सेकंड फॉर्म में ई कर दिया, थर्ड फॉर्म में यू कर दिया। समझ में आ गई बात? कुछ परसेंट तो कम हो गया ना, ब्रिंग याद होगी, रिंग याद होगी, ठीक है। उसी तरीके से ये बात क्लियर हो गई। तो हमारी अब कुछ यानी 1% इस तरीके से कम कर लें तो 2% रहेंगे, उन 2% को हम लर्न कर लें। तो इस तरीके से हम वर्ब को, ट्रिक है ये हमारी, हम इस तरीके से वर्ब को लर्न कर सकते हैं। लर्न हमें कितनी करनी है? ओनली 2 या 3%, बाकी में तो ईडी लगाना है। डन डन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वर्ब से रिलेटेड, किसके? वर्ब। और वर्ब में हमने 2 काइंड थे वर्ब में, कौन से? एक तो था रेगुलर, सेकंड वन इज इरेगुलर। विच इज रेगुलर वर्ब? रेगुलर जो कि हमारी डिक्शनरी में दिए होते हैं, है ना, वो हमेशा किस में होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, मैंने ये पढ़ लिया था। लेकिन हमारी जो वर्ब फॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं, सबको पता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। उसी तरीके से एक फॉर्म हमारी होती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एग्री, सेकंड फॉर्म एग्रीड, थर्ड फॉर्म एग्रीड। डन। किल, सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म किल्ड। समझ में आई बात? मेन जो वर्ब केवल ईडी बनाने से बन रही है, जो कि केवल ईडी बनाने से बनाई जा रही है, वो है हमारी रेगुलर वर्ब का काइंड। वो क्या है? हमारी रेगुलर वर्ब। मैंने आपको बताया था कि हमारी 97% रेगुलर वर्ब होती हैं और 3% हमारी वर्ब कैसी होती है? इरेगुलर। जैसे सिंग, sang, sung, swim, swam। अब इसमें एक कॉमन चीज है ना, क्या? कि यदि हमारी वर्ब में हम लॉजिक लगा देते हैं, आए, जरूरी नहीं वो फिक्स ही हो, लेकिन जहां तक हम फिक्स कर सकते हैं वहां तक। जैसे रिंग, तो आप बताएंगे इसकी सेकंड फॉर्म। तो जब हम सेकंड फॉर्म में देखते हैं तो सेकंड फॉर्म में ए, और यहाँ पे कॉमन चीज क्या है? यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट थर्ड फॉर्म में देखा तो यहाँ यू में चेंज हो गया, क्या? यू में चेंज कर दिया। तो कॉमन चीज क्या निकल के आई? कि हमने कुछ वर्ड जो सिमिलर से देखे जिसमें सेकंड फॉर्म पर हमारा क्या आ गया? आई आ गया। तो हम उसे जब चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में, वहां पे हम क्या लगा देते हैं? ए, और थर्ड में क्या लगा देते हैं? यू। जहां तक लॉजिक हमारा चल रहा है, 1% हमारी वर्ब ऐसे होते हैं जिसे हम इस तरीके से चेंज करते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफर होते हैं तीनों से। जैसे गो, वेंट, गॉन, जिसमें हम कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, इसमें हम किसी भी तरीके का कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, ये हमको लर्न ही करनी पड़ेगी।
तो 97% तो आप लर्न ही नहीं कर रहे और 1% वर्ब में हम लॉजिक लगा रहे हैं, तो कितनी परसेंट रहेगी? 2% हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, ये तो है हमारी वर्ब, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो ओनली जितने टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके काइंड में इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो भी टेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें काम होना चाहिए। क्या क्या बोला मैंने कि यदि जितने भी माइंड बहुत हमारे माइंड में यहाँ पे कुछ भरा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे अलग अलग एक छोटा सा माइंड है, उसमें अलग अलग की व्यू हमने फिक्स कर रखे हैं, अपने आइडिया फिक्स कर रखे, तो उसमें हमने एक लॉजिक लगाया कि जो हमारा प्रेजेंट को हटाया, पास्ट को पढ़ाया। टुडेज टॉपिक पास्ट है, टुडेज टॉपिक है पास्ट है, जिसमें हमने देखा कि जो हमारी पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ओनली वन। कितने टेंस में लगा रहे हैं हम? ओनली वन टेंस में। कितने में? हाउ मेनी? ओनली वन, जिसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी स्वीकारात्मक होना चाहिए, यानी उसमें जो वर्क है ना वो होना चाहिए। अगर वो वर्क, अगर जैसे मैंने कहा मैं स्कूल नहीं गई, ठीक है, आई डिड नॉट गो, तो आप बोले कि मैम आपने तो बोला था कि पास्ट में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड, लेकिन आपने तो फर्स्ट लगा दी। तो मैंने एक और चीज बोली थी कि सेंटेंस में वर्क होना चाहिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इंट्रोगेटिव होगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे? जैसे मैंने एक सेंटेंस, he went to school, यानी इसका मतलब है स्कूल गया, काम खत्म, घर से जा चुका, घर से जा चुका, यानी वो काम खत्म हो गया। सेकंड, वह स्कूल नहीं गया, he did not go to school। पास्ट मीन्स क्या है? जो काम समय निकल गया, यानी मम्मी रूम में आई और मम्मी ने पहले तो क्या वो स्कूल गया, किसी ने पूछा, वन फ्रेंड आज के जो भी नाम लिया गो टू स्कूल, तो उसने कहा, मम्मी ने रिप्लाई किया कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, उसमें जस्ट जब मम्मी रूम में एंटर किया, मम्मी ने देखा तो तो रजाई तान के सो रहा है, सर्दी हो रही है, तो बोले फिर जस्ट रिप्लाई किया होगा he did not go to school। अब नेक्स्ट, अब मम्मी पूछ रही है बेटा क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो हमने क्या कर दिया इसे why, और फिर हमारा did he not go to school। डन। तो मीन क्या समझ में आया कि यदि सेंटेंस में काम होता है, यदि सेंटेंस में काम होगा, यदि सेंटेंस में वर्क का होना पाया जाएगा, तो हमारी कौन सी वर्ब लगाई जाएगी? सेकंड। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही लगाएंगे। अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम? इन्हें यूजिंग में कहाँ पर लेके चलेंगे? तो कैसे लगा के चलेंगे? जैसे स्टोरियां पढ़ी है आपने, स्टोरी, स्टोरी फ्रेस्टी क्रो प्यासा कौवा, है ना, क्लेवर फॉक्स, या जो भी हमारी स्टोरियां हैं, जो हमारी बुक्स है, यदि हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री है, वो सब क्या है? पास्ट है, बस इतना सा यूज है पास्ट में। हमारी रूटीन लाइफ में भी पास्ट का कम ही यूज है, हम ज्यादातर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहते हैं। किसमें? प्रेजेंट और फ्यूचर में। डिड यू डू योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया? तो मीन क्या हो गया? मैंने जस्ट पूछा आपसे, है, ताकि मैंने अपना काम किया, यही बोलोगे, यस मैम आई डन माय वर्क। अब यहाँ पे नेगेटिव में मैंने डिड क्यों लगाया? क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। थर्ड फॉर्म जब हम सेकंड फॉर्म ये लगा रहे हैं तो डन क्या होता है? डन सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है,
नेक्स्ट, और एक सेंटेंस में हमें बताया जाता है कि कभी भी डबल वर्ब नहीं लगाई जाती। तो जो हम सेकंड फॉर्म का वर्ब कर रहे थे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज करके लगते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, डू और डज लगाया था, यहाँ पे डिड। अब बहुत से बच्चों के फ्रेंड है इजारत और बॉजवर, वो कहीं पे चले जाते हैं, वो कहते हैं आई गो विद यू, है ना, मैं कहाँ पर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो एम ही जा रहे हैं मौजवर कहीं पर भी लगाते। तो एक चीज याद रखना कि यदि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमारा वर्क होता है, ठीक है, तो वहां पे कभी भी इजारे मौजवर नहीं लगाई जाती, इजारे मौजवर नहीं लगाई जाती। और मैंने आपको फिंगर से इंडिकेट भी किया था। अभी आप फर्स्ट तो क्लियर करके चले गए, सेकंड तो जहाँ पे हमारी टू लाइन हमें दिखाई दे रही है, तो ये इंडिकेटिव का मतलब ही ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, और पास्ट में हमारी टू लाइन्स है, टू लाइन्स का मतलब सेकंड वर्ब, टू लाइन्स का मतलब सेकंड वर्ब। याद रखिए, किसी को डाउट नहीं, आप सेंटेंस ब्रेक करते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने पढ़ाया, आई टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, ठीक है, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आई टॉट अ लेसन, मैंने क्या पढ़ाया, एक चैप्टर पढ़ाया। और ये मैंने आपको क्लियर किया था, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है जो हमने वर्ब की काइंड पढ़े थे रेगुलर वर्ब में, और फिर हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से फिर लिखेंगे यू रॉट, तुमने लिखा, डजंट मीन कि आपने क्या लिखा, बट तुमने लिखा। पहले जब मैं आई थी तुमने कुछ लिखा था और वो टेबल पर रख दिया, इसका मतलब ये यू रॉट, तुमने लिखा और उस समय तुम लिख के अब इस समय फ्री हो, तो यानी वो काम एक्ट डन हो गया। नेक्स्ट, मैंने कहा आई सेंट, मैंने गाया, क्या गाया, पता नहीं, गाना ही गाया होगा, है ना, गाना ही गाया होगा, लोरी थोड़ी ना सुनाई होगी। तो नेक्स्ट आई, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, चाहे वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे इसमें प्लूरल है, डजंट मीन यहाँ पे सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। हम रूल नहीं बना रहे, स्ट्रक्चर नहीं लगा रहे, बस हमें याद रखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, जिससे आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत यानी मैनी सेंटेंस मेक कर सकते हैं, 1000 100 इफ यू वांट, अगर आप चाहें तो। कैसे, मैंने कहा ही सेंग, कितनी अच्छी बात है ना कि इसने भी इसको साथ में लिया और इसने भी इसको साथ में लिया, वो चेंज किया। अब मैं अगर ही के साथ शी के साथ मेक करती हूँ तो मैं शी के साथ भी यही वर्ड रखूंगी, ठीक है। अगर मैं इसे यू के साथ रखती हूँ तो यू के साथ भी हमारी यही वर्ब आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ बताया नहीं कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है उसके साथ हमें कुछ और पुट करना है, हमें तो केवल ये बताया कि हमें तो सबके साथ क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, मैंने आपका जो प्रपोजल है वो क्या कर लिया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो आई एक्सेप्टेड, यू एक्सेप्टेड, ही एक्सेप्टेड, सी एक्सेप्टेड, वी एक्सेप्टेड, दे एक्सेप्टेड, मैंने सबके साथ एक वर्ब लगाई, क्यों, क्योंकि ये तो बोला ही नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब को चेंज करना है, सबके साथ क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला कि जैसे वी के साथ हमें बोलना है कि मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा, वी रॉट, या हमने लिखा, वी रॉट, यू रॉट, शी रॉट, वी रॉट, यू रॉट और शी रॉट, इसमें कोई चेंजिंग आई नहीं आई, ही रॉट, कोई चेंजिंग नहीं, दे रॉट, कोई चेंजिंग, नो चेंजिंग, क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड हमारा वर्ब है, और वर्ब की क्या लगाई है हमने, सेकंड वर्ब, क्या लगाई है, सेकंड। अब खेलना तो सबको पसंद होता है, जैसे आई प्लेड, मैं खेला,
हम खेले, तुम खेले, कोई चेंजिंग नहीं। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट उठाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म उठानी है। सब्जेक्ट उठाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म उठानी है। तो हमारा सेंटेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही तो पढ़ा है हमने, यही तो बात की है। अब हम आते हैं नेगेटिव की। अगर यही काम मैंने नहीं किया, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ा, तो हम यहाँ पे डिड लगाएंगे, डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके साथ हम सेंटेंस को मेक करेंगे। मैंने कहा हमने नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट, वी डिड नॉट राइट। राइट क्यों किया, क्योंकि नॉट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है। यू डिड नॉट राइट, शी डिड नॉट राइट, ही डिड नॉट राइट, दे डिड नॉट राइट। सिंपल, डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अगर सिंपल वर्ब हो रहा था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगी। अब मैंने कहा कि मैं अगर इसे इंटरोगेटिव में चेंज करती हूँ, यानी इंटरोगेट करती हूँ, पूछती हूँ किसी से, आस्क करती हूँ, आई आस्क समवन, तो मैं किसी से कुछ पूछती हूँ तो मैं क्या करूँगी, तो इस डिड को पहले रख दूंगी और फिर जस्ट डिड के बाद हम इस डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को मेक करेंगे। तो हम क्या करें, डिड वी और राइट, डिड वी राइट, क्या हमने लिखा। डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा। डिड शी राइट, क्या उसने लिखा। डिड ही राइट, क्या उसने, है ना, मतलब गर्ल और बॉय के अकॉर्डिंग। फिर डिड दे राइट, क्या उन्होंने लिखा। क्लियर, समझ में आ गई। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इन द लास्ट हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिखाई देता है। फर्स्ट हमें हेल्पिंग वर्ब लगा दी होती है और सेकंड नंबर पे हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट। डिड के साथ हमें सेंटेंस को मेक करना है। अब उसी तरीके से इस सेंटेंस को मेक करते हैं। कैसे, नेगेटिव में आई डिड नॉट प्ले, प्ले तो नहीं बोला मैंने, आई डिड या आई या वी, हम कर क्या रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। तो वी डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट प्ले, और अगर मैं इसे इंटरोगेटिव में ले जाएंगे, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला। डिड वी प्ले, आगे डिड लगा दिया, पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी। डिड यू प्ले, क्या तुम खेले। उसी तरीके से हम इन सेंटेंस को मेक करते हैं। तो क्या, आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया। अब यू डिड नॉट राइट, तुमने नहीं लिखा। आई डिड नॉट सिंग, मैंने नहीं गाया। ही डिड नॉट संग, उन्होंने नहीं गाया या उसने नहीं गाया, है ना, या तुमने नहीं गाया। अब मैं इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करूँ तो कैसे, डिड आई टीच, डिड यू रॉट, डिड आई सिंग, डिड ही सिंग, डिड शी सिंग और डिड यू सिंग। क्लियर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको क्या करना है, नॉट मेक अ सेंटेंस, ठीक है, ये बोलो नहीं, ट्राई टू स्पीक, बोलने का ट्राई करो कि हम इसे बोलेंगे कैसे, डेली रूटीन में सेंटेंस में कैसे लाएंगे। आप इस रूम से बाहर गए तो उससे पहले सेंटेंस को मेक करना है, ठीक है। तो पास्ट जस्ट उससे पहले जस्ट सेकंड में जो एक्शन हो गया वो पास्ट हो गया बेटा, मैंने पढ़ा दिया वो पास्ट हो गया, प्रेयर डन हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस मेक करेंगे और सेंड करेंगे, ओके डन।